इस सारे पाप को जो ये कर रहे हैं उसको ये सांप्रदायिकता से ढकते हैं और उसकी आड़ में करते हैं, धर्म की आड़ में। और इसलिए धर्म और राष्ट्रवाद ही रावण की नाभि है। आप चाहे स्टोरीज करिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए, सब बेकार रहेगा, क्योंकि उस सब के ऊपर से ये हिंदू मुस्लिम करेंगे और सारी बातें छुपा ले जाएंगे। 2014 के बाद का समय मुझे लगता है समावेश का समय है। इससे ज्यादा समावेशी समय हमने नहीं देखा। इसमें रमेश बिधूड़ी का समावेश होता है, सड़क की जो भाषा है उसका संसद में समावेश होता है। एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई है इस देश में जिसकी आंखों के सामने से गायब कर दिया गया है कि 2014 के पहले कुछ एग्जिस्ट करता था। एक पूरा समाज है जिसको लगता है कि लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव जीतना, चुनाव हारना, सरकार बनाना और कैसे भी बनाना हो गया है। और 2014 के बाद का भारत बस यही है। इसमें यह बात करना जरूरी है कि जब कोई बात करे आपसे कि भारत ने सिर्फ 900 करोड़ रुपए में चंद्रयान बना दिया, तो उससे पूछिए कि फिर 20,000 करोड़ क्यों खर्च हुए G20 में। अभी मुश्किल यह है कि 2014 के बाद एक चीज और हुई है कि आप जब तंज करते हैं तो लोग उसको संजीदगी से लेते हैं, और जब आप कोई बहुत संजीदा बात करते हैं तो लोगों को लगता है मजाक कर रहा है। तो 2014 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदली है वो क्या है? 2014 के पहले ये जो कॉरपोरेट्स थे जिनको हम क्रोनी लगा देते हैं बिना वजह, बहुत बड़े कॉरपोरेट्स जिस भी मुल्क में होते हैं सरकारें क्रोनी ही होती हैं जब तक कानून नहीं बदले जाते और उनको उसके नीचे नहीं लाया जाता, तो वो क्रोनी ही होते हैं। तो बदला ये है कि पिछली सरकार में जो कॉरपोरेट्स थे ये बुरे थे और यूपीए की सरकार इनके दबाव में काम करती थी। प्रशांत सर, हम सबने रिपोर्टिंग की है कि अंबानी के दबाव में कितने पेट्रोलियम मंत्री बदले गए, है ना। अब की सरकार में ये पवित्र लोग हैं और ये देश बनाते हैं। अब यहां पे एक बात समझनी जरूरी है कि धर्म और राष्ट्रवाद ये दो हिस्से, ये कैसे काम करते हैं, और ये यहां नहीं दुनिया भर में काम करते हैं। ओबामा का इलेक्शन था, राष्ट्रपति पद के चुनाव थे अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग में कहा कि ओबामा जो है ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, और पुरखे मुस्लिम है। और ओबामा को सारे कागज वागज देके साबित करना पड़ गया हर तरह से, चर्च वर्च जाके परिवार के साथ, कि भाई मैं प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हूं, वरना वो चुनाव नहीं जीत पाते। उसके बाद ट्रंप आते हैं। अब ट्रंप जो है क्रिश्चियनिटी का हवाला जैसी उनकी हरकतें रही हैं, किस हाल में देंगे, कैसे देंगे, तो धर्म का साथ तो वो ले नहीं सकते थे। तो ट्रंप नारा लेकर आते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राष्ट्रवाद। डेमोक्रेट राष्ट्रपति धर्म पे चुनाव जीतता है और जो रिपब्लिकन है ट्रंप वो राष्ट्रवाद पे चुनाव जीतता है। 2014 के बाद यहां दोनों चीजें एक साथ हैं। वही अंबानी या अडानी या पवित्र होलिका और पवित्र गाय हैं, गाय पवित्र ऑलरेडी है। तो जो बदला है वो ये है। दूसरी बात, अभी अलका जी कह रही थी, मुझे बड़ी खराब लगी बात, आपने कहा कि फिल्म एक्टर्स को लेके आते हैं। एक प्रधानमंत्री जो एक्टर है, अब क्या वो ये भी नहीं कर सकता है? 2014 के बाद का समय मुझे लगता है समावेश का समय है। इससे ज्यादा समावेशी समय हमने नहीं देखा। ये समावेश का समय है, इसमें रमेश बिधूड़ी का समावेश होता है, सड़क की जो भाषा है उसका संसद में समावेश होता है, इसमें समावेश होता है फिल्म अभिनेता और अभिनय का सरकार में। अब कोई मुझे बता दे पिछले 9 साल से टेलीविजन पे नरेंद्र मोदी को देखते समय कितने समझदार लोगों को यह लगा है कि यह कोई हकीकत है और फिल्म नहीं चल रही है। दूसरी बात, 2014 के बाद भारत, इंडिया, ये सब बातें, ये जब आप 2014 के बाद कहें तो कहें विश्व गुरु। अब ये एक नया देश है, ये विश्व गुरु है, जिसको आपत्तिजनक लगे मान ले बुरा, जिसमें रूस साइलेंट है। और 2014 के बाद और क्या हुआ है? 2014 के बाद एक पूरी जमात है। आप में से बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2014 के बाद एडल्ट हुए होंगे। कोई है? हाथ खड़ा करे। एक और कोई है? 2 3। एक बहुत बड़ी समस्या और है, एक पूरी पीढ़ी है जिसने 2014 के पहले का भारत ही नहीं देखा है। 2014 के बाद की सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि एक पूरी जनरेशन जिसने ना 2014 के पहले की पत्रकारिता देखी है, उसने ना 2014 के पहले की सरकारें कैसे काम करती थी ये देखी हैं, ना उसने 2014 के पहले टेलीविजन पे कैसे प्रोग्राम आते थे वो देखे हैं, ना उसने मिले सुर मेरा तुम्हारा सुना है, ना उसको परख के बारे में पता है, ना सुरभि के बारे में पता है,
2014 के पहले सिनेमा के लोग कैसे आके सार्वजनिक मुद्दों पे बयान देते थे, उसने ये भी नहीं देखा है। इस पूरी पीढ़ी को कुछ नहीं पता। दिलचस्प बात क्या है, टेक्नोलॉजी आने के बाद इसके पास कंटेंट पहुंचना चाहिए था, पर ये अपना पूरा डिस्कोर्स इंस्टाग्राम की स्टोरी से उठाती है जिसमें 2 लाइनें होती हैं। तो इनका फेमिनिज्म भी वहीं से आता है, इनकी बराबरी का सिद्धांत वहीं से आता है। एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई है इस देश में जिसकी आंखों के सामने से गायब कर दिया गया है कि 2014 के पहले कुछ एग्जिस्ट करता था। एंड दिस इज न्यू इंडिया। और इसलिए इनमें से वो लोग भी, इसको, इस समस्या को समझना बहुत जरूरी है, इनमें से वो लोग भी जो हो सकता है सेक्युलर हैं, वो लोग भी जो बराबरी की बात करते हैं जेंडर से लेकर 1000 तरीकों की, ये इतने कच्चे हैं, इनको पता ही नहीं है कि देश में और भी कुछ होता रहा। इनको लगता है कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो भी 2014 के बाद है। 2014 के पहले भी इस देश में आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, औरतों के लिए, LGBTQIA के लिए हर जगह लड़ाई लड़ी जा रही थी। तमाम इलाकों में लड़ाइयां हो रही थी, ऑपरेशन था। और इसलिए ये पीढ़ी ये कंपेयर नहीं कर सकती कि क्या बदला है। और इसलिए बहुत आसान हो जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्या नाम है इसका, बीजेपी पार्टी, हाँ बीजेपी जो है, इसके लिए बहुत आसान हो जाता है कहना कि एक इमरजेंसी लगी थी और यूपीए में तो ये हो रहा था। इनके पास कंपैरेटिव मॉडल ही नहीं है स्टडी के लिए, समझने के लिए कि हम, एंड एक्सट्रीमली सॉरी टू से, हम इमरजेंसी के बाद से डेमोक्रेसी जैसी चीज कभी नहीं थे। डेमोक्रेसी एक फ्लॉड आइडिया है यहां पे, जहां हम इलेक्टोरल प्रोसेस को डेमोक्रेसी मानते हैं। और अभी भी हमने जो सारी बातें की उसमें चुनाव जीतने हारने की बात है, इलेक्टोरल प्रोसेस। तो सबसे बड़ा बदलाव, एक ये पीढ़ी है, दूसरा ये है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, खासतौर पे अमित शाह की सफलता ये है कि ही हैज वेरी सक्सेसफुली रिड्यूस्ड डेमोक्रेसी इनटू इलेक्टोरल प्रोसेस। लोकतंत्र चुनाव नहीं है, लोकतंत्र चुनाव के पहले और चुनाव के बाद और चुनाव के अलावा प्रोसेस है। चुनाव सिर्फ एक टूल है लोकतंत्र में जिसमें आप अपना प्रतिनिधि या सेवक चुनते हैं। उसके अलावा क्या है, आंदोलन है, विरोध है, संसद की बहसें हैं, पॉलिसी मेकिंग है, जनता की राय उसमें लेना है, कितनी सारी चीजें हैं। घरों के अंदर का लोकतंत्र है, सड़क का लोकतंत्र है, और वो सब इस डेमोक्रेसी से गायब हो चुका है। तो 2014 के बाद का जो विश्व गुरु है, एक उसमें एक पूरी 2 पीढ़ियां खड़ी हैं लगभग, क्योंकि अब पीढ़ियां 5 साल बदलती हैं। 2 जनरेशंस हैं जिनको पता ही नहीं है कि 2014 के पहले क्या क्या होता था, और एक पूरा समाज है जिसको लगता है कि लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव जीतना, चुनाव हारना, सरकार बनाना और कैसे भी बनाना हो गया है। और 2014 के बाद का भारत बस यही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जो आखिरी बात है, मैंने सोचा कि मैं ऑरवेल से शुरू करूं 1984 से, फिर मैंने सोचा कि मैं चार्ल्स डिकेंस की बात करूं जो ओपनिंग पैरा है टेल ऑफ टू सिटीज का, और फिर मैं सोचने लगा कि ये जो सारी बातें इसमें हुई, लेकिन इससे पहली लड़ाई क्या है, वो है सांप्रदायिकता। अभी आपने रावण की बात की, ये सारा जो धतकर्म हो रहा है, और किसमें कोई शक नहीं कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार इस देश में कभी आई ही नहीं। ये सारा जो करप्शन हो रहा है, इसमें यह बात करना जरूरी है कि जब कोई बात करे आपसे कि भारत ने सिर्फ 900 करोड़ रुपए में चंद्रयान बना दिया, तो उससे पूछिए कि फिर 20,000 करोड़ क्यों खर्च हुए G20 में। अगर हम 900 करोड़ के चंद्रयान पे गर्व करेंगे तो फिर हमको 800 करोड़ के G20 पे गर्व करना चाहिए। वहां हम 20,000 करोड़ पे गर्व करते हैं, हमको ये समझना पड़ेगा। तो ये जो रावण की जो नाभि है वो सांप्रदायिकता है। इस सारे पाप को जो ये कर रहे हैं उसको ये सांप्रदायिकता से ढकते हैं और उसकी आड़ में करते हैं, धर्म की आड़ में। और इसलिए धर्म और राष्ट्रवाद ही रावण की नाभि है। जब तक आप उस पर तीर नहीं मारेंगे तब तक आप चाहे करप्शन का खुलासा करते रहिए, आप चाहे बड़े बड़े आर्टिकल लिखिए, आप चाहे स्टोरीज करिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए, सब बेकार रहेगा, क्योंकि उस सब के ऊपर से ये हिंदू मुस्लिम करेंगे और सारी बातें छुपा ले जाएंगे। अंत, चूंकि मैंने कहा था कि 2014 के बाद का वक्त, मुझे चार्ल्स डिकेंस को मैं पढ़ दे रहा हूं। अ टेल ऑफ टू सिटीज नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, ये उसका ओपनिंग पैरा है। 2014 के बाद के भारत के रेफरेंस में इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। वो लोग जो लड़ना चाहते हैं, वो लोग जो भाजपा के साथ हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एपॉक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द एपॉक ऑफ incredulity.
It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, we were all going direct to the other way. In short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil in the superlative degree of comparison only. शुद्ध बात यह है, ये सबसे अच्छा समय है उन सब के लिए जो अपने आप को साहसी बनाना चाहते हैं, खुद अपने आप को साहसी देखना चाहते हैं. ये सबसे अच्छा समय है उन सब के लिए जो पत्रकारिता करना चाहते हैं. इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता था. ये सबसे अच्छा समय उन सब के लिए जो साहित्य लिखना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं, सिनेमा बनाना चाहते हैं, वो सारे लोग जो कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, वो सारे लोग जो साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहते हैं समाज में, उनके लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था. और वो जो कुछ नहीं करना चाहते हैं वो धीरे धीरे देखेंगे उनके लिए इससे बुरा समय कभी नहीं हो सकता था. आने वाला समय और बुरा होगा. तो ये सबसे अच्छा समय है और ये सबसे बुरा समय है.